देखो 2023 में यूपीएससी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कार्बन कैप्चर के ऊपर, कार्बन कैप्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और 2017 में भी कार्बन कैप्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। और मैं एक बात को क्लियर कर दूं, जैसे अगर कल को यूपीएससी ये पूछ सकता है कौन सा मिटिगेशन से जुड़ा हुआ है, कौन सा अडेप्टेशन से जुड़ा हुआ है, तो जो ये कार्बन कैप्चर वाला है ना, ये मिटिगेशन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कैप्चर वाला मिटिगेशन से जुड़ा हुआ है। और ये इसको आप ठीक कर देना अगर आए पेपर में। अब पहले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसने हमसे 2017 में हमसे क्या पूछा था। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन कंटेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, इन कंटेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग, साफ बोल दिया भाई, मिटिगेटिंग में है इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। एंथ्रोपोजेनिक होता है कि जो मानव जनित होता है ना, emission of carbon dioxide. Which of the following can be a potential site for carbon sequestration? Abundant and uneconomic coal seam. देखो इसने बोला पोटेंशियल, पोटेंशियल तो भाई किसी में भी हो सकता है ना, कैन बी पोटेंशियल साइट, अबेंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम हो सकता है, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर इससे भी हो सकता है। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई, जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति को नहीं पता कि भाई ये बताइए कि क्या रख सकते हैं, क्या पता रिएक्शन हो गया इनके साथ, आप बोलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से निकलती है, कोल में से निकलती है, ऑयल में से निकलती है, गैस रिजर्वायर में से निकलती है, तो इनके संग रिएक्शन होने का तो बहुत कम मतलब है ना। और इसमें ले रखा है सब टेरेन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, इसमें भी हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका आंसर है। तो ना अब देखो, इसने एक क्वेश्चन हमसे फिर पूछा। अब जो इसने 2023 में जो क्वेश्चन पूछा, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग। अब इसने बोला बसाल्ट रॉक, भाई जिसको नॉलेज होगी वो उसे ठीक कर देगा, मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए मैं ऐसे नहीं कर पाता, है ना। अब भविष्य में आएगा तो मैं कर लूँगा। इंक्रीजिंग एल्कलाइनिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय ओशियंस ओशियन बाय एडिंग लाइम, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू abundant subterranean mines in form of carbonated water। ठीक है, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड जो ये कार्बोनेटेड वाला वाटर वाला पॉइंट है ना, इन पॉइंट को पकड़ के चलो, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट काम आएंगे। नीति आयोग, अब ये किस लिए उठाया है, नीति आयोग रिलीज स्टडी रिपोर्ट ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब देखते हैं इसके लिए क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट एज it defining carbon capture storage to this eliminate option D। Also we know ocean acidification is increasing due to increasing greenhouse gas emission, thus increasing alkalinity by adding lime would help increase pH and thus carbon sequestration। ठीक है, देखो एक टाइप से ना ये भी ठीक हो सकता था, मैं इसको भी ठीक कर सकता था, पर देखते हैं। अब बसाल्ट रॉक के बारे में भाई ज़्यादा पता नहीं है, पर आगे हम पढ़ेंगे। इससे ना जैसे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 50-50 का खेल रह गया है, और मैं आपसे बोलूँगा कि 50-50 के खेल में ना आपको ज़रूर रिस्क लेना चाहिए, है ना। For analyzing statement 1, we need to know that in basalt in rocks react with carbon to form basic carbonate
देखो यार, अगर अब ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा ना इस टाइम पर, बसाल्ट की जगह कोई सी भी रॉक आ जाएगी, मैं उसे ठीक कर दूंगा, क्योंकि भाई हर चीज़ दुनिया में कार्बन से मिलकर बनी है, वो चीज़ कार्बन को स्टोर कर लेगी, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये ठीक है, ये इसका है सी आंसर है इसका। फाइनली फाइन फाइनली फाइनली मतलब फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट और सिमिलर सिलिकेट रॉक। अब जैसे सिलिकेट रॉक है, एक सेकंड रुको, सिलिकेट रॉक, कल को अगर वो सिलिकेट रॉक रॉक पूछ लेता है ना, हमें जो एनालाइज करना है पी वाई क्यू हमें देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, पी वाई क्यू हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। एक तो ये हमें नॉलेज और फैक्ट देता है, और ये हमें सोचने का तरीका बताता है कि भाई आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है। देखो मेरी बात सुनो, आंसर आपके सामने होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा तरीकों से डिस्कस करते हो ना, सोचते हो, तो ये हमें तरीका बताता है कि आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, ये हो गया। ग्राउंड बसाल्ट और सिमिलर सिलिकेट रॉक react with atmospheric CO2 to form stable stable carbonate compound sequestering carbon over long period. This is recognized method of carbon sequestration. Finally, ground basalt or similar silicate rock react with atmospheric CO2। ठीक है, अब देखो, अब ये बसाल्ट होगी और सिलिकेट होगी, ये दो रॉक के बारे में पता लग गया। ये जो CO2 में कार्बन होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एक स्टेबल कार्बोनेट कंपाउंड बनाते हैं, और उसको ना अपने अंदर मतलब सीक्वेस्ट्रेशन कर लेते हैं इंक्रीजिंग ओशियन एल्कलिनिटी बाय एडिंग लाइम होता है CaO, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट O3। अब लाइम की जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर देंगे। इस प्रपोज्ड मेथड फॉर कार्बन sequestration, this process enhances the ocean ability to absorb CO2 from atmosphere. However, if done on land or adding lime to soil, primarily neutralize acidity rather if done on land, adding lime to soil neutralize acidity rather than। ठीक है, ये ठीक है, सिंपल बोल रखा है कि भाई अगर उसे ज़मीन में ये जो लाइम और ये सब चीज़ें हैं ना, ये उसकी वो बढ़ा देते हैं, क्षमता में वृद्धि कर देते हैं कि भाई वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले। अगर लैंड में करेंगे तो वो एसिडिटी ख़त्म करेगा, ये सिक्वेस्ट्रेशन नहीं करेगा। Capturing carbon dioxide release from various industries and pumping it to abundant subterranean mines is a form of geological carbon sequestration, where CO2 is dissolved in water and injected in underground reservoirs, saline aquifers, basalt formation, abundant mine. Over time, CO2 mineralizes into stable carbonate rock, preventing it to re-entering। पानी के साथ मिला के जब डाला जाता है, समय बीतते बीतते वो कार्बोनेट रॉक में बन जाता है और ऐसे ही सिस्टम बन जाता है। अब जो न्यूज़ में है, जो
तो PYQ से क्वेश्चन उठ सकता है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है, हम उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम एक्सलरेटेड मिनरल वेदरिंग टू कैप्चर CO2, कंपनी यूजिंग माइनिंग डस्ट टू इनहेंस कार्बन कैप्चर, की मिनरल ऑल, हमें बसाल्ट लाइमस्टोन के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। ओलिवाइन प्रोसेस, सिलिकेट मिनरल रिएक्ट विद CO2, सिलिकेट मिनरल, ऊपर सिलिकेट रॉक, मिनरल रिएक्ट विद CO2 फॉर्मिंग स्टेबल कार्बोनेट, डिजॉल्व bicarbonate transport into dissolve bicarbonates transported into ocean. At permanent carbon capture sequestration enhance soil fertility, challenge high energy and logistical cost, uncertain large scale effectiveness। ठीक है, अब जो ये एक्सेलरेटेड मिनरल वेदरिंग ऑफ टू कैप्चर CO2 है, इसमें सिलिकेट मिनरल को रिएक्ट करवाया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, है ना, फॉर्मिंग आ स्टेबल कार्बोनेट, जिससे स्टेबल कार्बोनेट बन जाए। डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑक्सीजन, है ना, इससे ऑक्सीजन में, इसे ओशियन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ना। इसका एडवांटेज है परमानेंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, चैलेंज है हाई एनर्जी एंड लॉजिस्टिकल कॉस्ट, अनसर्टेन लार्ज स्केल इफेक्टिवनेस। डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी, नेगेटिव एमिशन एंड क्लीन ट्रांसमिशन। अब ये पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है, ये किससे, पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है। एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एम्बिएंट एयर बाय यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, है ना, इसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस यूज होता है, और ये एम्बिएंट एयर से ऑक्सीजन को, वो CO2 को ले लेता है। इसमें क्या होता है, मेथड है सॉल्वेंट बेस्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला जाता है ना, ऑब्जर्व CO2, सोर्बेंट बेस्ड फॉस्फोरस मटेरियल ट्रैप CO2, सॉल्वेंट बेस्ड एक तो फॉस्फोरस नहीं है भाई, ये पोरस मटेरियल ट्रैप CO2, ठीक है। एप्लीकेशन CO2 यूटिलाइजेशन, EOR फ्यूल इंडस्ट्रियल यूज, परमानेंट जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एमिशन सोर्सेज, हाई कॉस्ट, रिक्वायर रिन्यूएबल एनर्जी। नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, मेथड रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। एफोरेस्टेशन, CO2 एब्जॉर्ब बाय ट्री, बायोचार, कार्बन रिच सॉइल अमेंडमेंट, इनहेंस वेदरिंग, एक्सलरेटेड मिनरल रिएक्शन। BECCS, CO2 कैप्चर फ्रॉम बायोमास कंबशन, डायरेक्ट CO2 रिमूवल, पता ना, DAC। ओशियन alkalinity enhancement of CO2 of absorption in seawater। feasibility, afforestation, land competition, biochar, limited scalability, enhance weathering, energy extensive। BECCS, water land use concern। DAC, हाई एनर्जी डिमांड। अब जो नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी है ना, नेट्स, है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस हैं कि जो कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, है ना, या कार्बन को स्क्वीज कर सकते हैं। जैसे एफोरेस्टेशन हो गया, है ना, बायोचार हो गया, कार्बन रिच सॉइल अमेंडमेंट, इनहेंस वेदरिंग हो गया कि मिनरल्स के साथ आप रिएक्ट कराओ, और ये एक हो गया BECCS, CO2 कैप्चर फ्रॉम बायोमास कंबसन, ठीक है।
DAC, डायरेक्ट डायरेक्ट जो ऊपर पढ़ रहे थे हम, जिसमें आप एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हो, है ना, और आप पोरस मटेरियल का यूज़ करते हो CO2 को ट्रैप करने में, है ना, ये ये इसमें यूज होते हैं। देन उसके बाद आप ओशियन एल्कलिनिटी इन्हेंसमेंट, जो हमने 2023 के PYQ में पढ़ा, CO2 एब्जॉर्प्शन इन सी वाटर, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है। अब जो ये टर्म थी BECCS, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम बायोमास एनर्जी प्रोसेस, बायोमास एब्जॉर्ब CO2 कैप्चर ड्यूरिंग कंबंशन एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड मेथड, प्री कंबन चैलेंज, दिमाग फंसा रहा है। BECCS, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज, कैप्चर CO2 फ्रॉम बायोमास एनर्जी प्रोसेस, बायोमास एब्जॉर्ब CO2 कैप्चर ड्यूरिंग कंबंशन स्टोरेज अंडरग्राउंड। इसमें देखो अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है ना, ठीक है। मेथड, प्री कंबंशन गैसिफिकेशन, पोस्ट कंबंशन एमाइन एब्जॉर्बेशन, ऑक्सी फ्यूल कंबंशन, CO2 सेपरेशन। ठीक है, ये काम होते हैं। नेगेटिव एमिशन यूज, नेट नेगेटिव एमिशन यूज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चैलेंज लैंड वाटर यूज, कंसर्न स्टोरेज रिस्क एंड CO2 लीकेज। ठीक है, ये काम इसमें होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। इससे पहले ना जो हमने पढ़ा था, अब UPSC ने 2023 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। एल्गमस, ये एल्गमा कहाँ पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था ये एमाग्लम, एमालगम, जो एमालगम होता है मरकरी का, वो गोल्ड के साथ होता है, ये हमने पता है, ये हम लोगों को पता है ना। देन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है ना, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है। और देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मरकरी, ये तो गलत है, ये तो पूरा गलत है ना। अब हम यूपीएससी के ना जो पुराने पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं, जिसमें इस बारे में कुछ चर्चा हो रखी है। देन इसमें बोल रखा था लीड्स लीज इंजेस्टेड और इनहेल्टेड is a health hazard after the addition of lead to petroleum has been banned. What still are the sources of lead poisoning? देखो, अब इसमें पॉइजनिंग करके आ गया, पॉइजनिंग इसने हमने यूपीएससी ने हमसे पूछा पॉइजनिंग करके। जैसा इससे पहले जो हमने वो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था यार, जिसमें टॉयलेटरीज आंसर था, उसमें था फूड एडिसिव एंड फूड प्रिजर्वेटिव। तो हमने उन दोनों को टोटली एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि इसमें दे रखा था हार्मफुल। देन इसमें जो वर्ड यूज़ कर रखा है पॉइजनिंग और तुम्हारा हैजार्डस टू हेल्थ, ये सब चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, बैंड। अब देखो, अब एक पेन में और पेंसिल में तो यूज़ पेन का और पेंसिल का तो हम पहले ही समझ जाते हैं। टू, अगर हम टू को एलिमिनेट कर दें, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हमारे अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। देन हम इजीली पहुंच जाएंगे आंसर तक। पर फिर भी हमें ये नहीं करना, देन हम पेंट को भी कर देते हैं, बिकॉज पेंट भी ऐसी चीज़ है यार। फिर तो हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक भी हो सकता है, लीड्स। चलो कॉस्मेटिक में तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम पेंसिल को करें, पर दिमाग में बन सकता है। लेकिन इसका ऑप्शन बी है। देन हम टिक कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, करना है पूरी तरह।
देन उसके बाद इसने हमसे 2020 में एक पीवाईक्यू पूछा है, कोल ऐश कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लीड्स एंड मरकरी। अब जैसे कोल ऐश है ना, और ये हमसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये जो कोल की राख होती है वो आर्सेनिक, लीड्स एंड मरकरी प्रोड्यूस करती है, और ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, तो हम ये तो चलो हमसे ठीक हो सकता है, ठीक है, ये ठीक है। जब हमारा ये ठीक हो गया ना, तो हमारा ये, तो फिर हम 50-50 पे पहुंच रहे हैं। अगर आप 50-50 में भी पहुंच जाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आप 20 क्वेश्चन ऐसे करते हो जहां आप 50-50 ऑप्शन पे पहुंच जाते हो, है ना, तो आपके मान लीजिए 40 में से 16, आपके 80 में से 16 नंबर बैठे, आपके 40 में से 16 नंबर बैठ जाएंगे, 40 में से 16 नंबर बैठ जाएंगे, कि ऑलमोस्ट कि आप 50% को हिट करने, मतलब 50% को आप हिट करने वाले हो। तो आप 40% स्कोर कर रहे हो, है ना। ये उन क्वेश्चन के ऊपर है जहाँ पर आप छोड़ सकते थे ना क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, ये उन क्वेश्चन के ऊपर है कि जिनमें आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का यूज़ करो, नॉलेज नहीं, लॉजिक का यूज़ करो, कि लॉजिक का यूज़ करो, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। देन चलो एक हमारा ठीक हो गया, कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड नाइट्रोजन इनटू इन्वायरमेंट। देखो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पता है हमें, नाइट्रोजन के बारे में पता है कि ये हमारे व्हीकल से जो एमिशन होता है ये उससे निकलती हैं। अब कोल बेस्ड पावर प्लांट, वही हम समझ सकते हैं चलो, और ये जो इंडियन कोल है वो हमें पता है कि भाई वो हाई ऐश देता है ना, और कोल में सल्फर होता है, सल्फर निकलता है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, और बेस्ट कोल वो माना जाता है कि जिसमें सल्फर कंटेंट कम हो। एक सेकंड के लिए इसे चेक कर लेते हैं, इस इमेज को। बेस्ट कोयला उसको माना जाता है जिसके अंदर सल्फर कंटेंट सही कम होता है। क्या मैं सही बोल रहा है या गलत बोला है मैंने? अच्छे कोयले के अंदर सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है या कम होता है? देखो वो वाली बात है ना, अच्छे कोयले के अंदर, देखो अच्छे कोयले के अंदर सल्फर कंटेंट कम होता है, पर होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसलिए, है ना, ये होता है, इसलिए इसका आंसर डी है, ये ठीक है। तो देखो दो, इसने एक स्टेटमेंट हमें पूरी हमें वहाँ से दे दी। अब कल को हमसे ये पूछ सकता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट से सल्फर निकलता है और नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। और ये पूछ सकता है कि इंडिया में जो कोयला है उससे ज़्यादा राख निकलती है, और ये पूछ सकता है कि कोयले के अंदर आर्सेनिक और लेड और मरकरी ज़्यादा होते हैं। ये सब ये हमसे पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा ठीक हो गया। एक सेकंड के लिए, अब देखते हैं आगे क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब जो ASGM है, आर्टिशियन नल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग इज द वन ऑफ, देखो पहले पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्व विद लॉजिक एंड मिनिमल प्रायर सॉल्व विद लॉजिक एंड मिनिमल प्रायर नॉलेज। दिस इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली बेस्ड है कॉमन ऑब्जर्वेशन पे, नॉलेज पे। थर्मल पावर प्लांट नॉट ओनली लीड टू गैसियस फ्यूम बट आल्सो हैवी मेटल
हैवी मेटल पोल्यूशन, देखो जो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जहाँ पर गर्म करके, थर्मल मतलब क्या होता है, गर्म करके ऊर्जा बनाई जाती है, वहाँ पर ना केवल गैसियस पोल्यूशन नहीं निकलता है, हैवी मेटल पोल्यूशन भी निकलता है, फ्रॉम बेसिक साइंस नॉलेज यू मस्ट नो दैट मर्करी easily form एमाग्लेम विद एलिमेंट लाइक गोल्ड। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आपको पता होगा कि मर्करी गोल्ड के साथ एमाग्लम हो जाता है। when we would gold mercury would be released when we would gold mercury would be released, however statement 3 is bit confusing and difficult। चलो देखते हैं अब इसका एडिशनल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आर्टिसनियल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द ग्लोबली। समझ में आ गई, ये समझ में आ गया कि लार्जेस्ट मर्करी इज यूज्ड इन गोल्ड एक्सट्रैक्शन टू फॉर्म ऑफ एमेग्लम विच इज हीटेड टू इवेपोरेट मरकरी। जब हीट करते हैं तो मरकरी निकलता है, रिलीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर। देखो अब एक बात, मेरी बात सुनो, कल को हमसे ये पूछ सकता है कि जब हम मरकरी को हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है या नहीं होता, या इनमें से कौन सा वो है कि वो इवेपोरेट होता है। तो भैया मरकरी को भी हम इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में पहुंचा सकते हैं, परंतु जब बारिश आएगी तो बारिश के साथ क्या जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी के साथ मछली के साथ चला जाएगा, मछली बायो एक्यूमुलेशन कर लेगी। बायो एक्यूमुलेशन मतलब नॉन डिग्रेडेबल। कोई नहीं, खत्म हो जाते। कोल नेचुरली कंटेन मरकरी, ये हम सबको बताया है। व्हेन इट बर्न इन थर्मल पावर प्लांट mercury is released into air. Coal combustion is major source of global atmospheric mercury emission. Coal combustion is a जलाते हैं तो एयर में निकलता है, इवेंचुअली डिपॉजिट इनटू वाटर बॉडीज, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। While high level of mercury exposure are dangerous, various international health and regulatory bodies have established safe exposed mercury limit for differential form of mercury, ठीक है। हैवी मेटल पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेड, मरकरी, कार्डनियम एंड आर्सेनिक। अब कोई भी हमसे पूछता है लेड, अब इनमें से हैवी मेटल कौन कौन से हैं, तो हम बोल सकते हैं लेड है, मरकरी है, कैडमियम है और आर्सेनिक है। इनटू इन्वायरमेंट, अब है ना, और एग्रीकल्चर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, आर्सेनिक और कार्डिमिनम है ना। और तुम्हारा नेचुरल जियोलॉजिकल वेदरिंग में निकल और क्रोमियम, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये हमें पता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक्वेटिक हीट पता ही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पता है। बायो मैग्निफिकेशन है फूड चेन से रिलेटेड, जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा जाते हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मटेरियल है वो होता जाता है, ऊपर पहुंचता जाता है। और बायो एक्यूमुलेशन ये होता है कि भाई जिस स्पीड से हम ले रहे होते हैं उस स्पीड से हम बाहर नहीं निकाल रहे होते हैं। इसका एग्जांपल है नीमाटोड्स। जो नीमाटोड्स है वो एक टाइप का बैक्टीरिया मान लीजिए। इसका हम यूज़ भी कर सकते हैं किसमें, कि उसका वो देखने में, क्या बोलते हैं उसे, पॉल्यूशन नापने में मिट्टी का। इसके अंदर आर्सेनिक, क्रोमियम एंड कैडमियम पाया जाता है। क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, ठीक है। इकोसिस्टम हेल्थ ये हमने पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं, अब यूपीएससी ने हमसे 2023 में देखो इन्वायरमेंट में जो भी क्वेश्चन इसने पूछे हैं 2023 के अंदर, हमने 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस करे हैं 2023 वाले क्वेश्चन। इनमें तीनों में ही ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले दिया है, मतलब ये। और मैं बताऊँ इनसे क्या सिस्टम है, जो IES, जो इंडियन IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं ना, उनकी लेनी देनी करने के लिए कराए हैं उन्होंने। अब जैसे इसने हमसे क्वेश्चन पूछा था, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन। ये तो पता ही है भाई, इट कैन बी यूज
इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, ये भी पता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये भी पता है, ये भी ठीक है। अब उससे पहले इसने हमसे पूछा था कि वो तो ये तो पता ही है। अब एक सेकंड के लिए थोड़ा फैन चला दिया जाए या कॉफ़ी पी ली जाए, हमें लगती है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हमें एक आध टर्म दे देगा डायरेक्टली, कि ये दे देगा कि इसे नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करने से ना धमाका हो सकता है, दे देगा धमाका हो सकता है। तो ये नहीं देगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। या फिर ये दे देगा किसको हम फ्यूल सेल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये दे देगा। बट अगर जो 2015 वाला PYQ है हम उसको देखते हैं, उसमें हमें फ्यूचर के लिए 3 चीज़ें मिल रही हैं। जैसे विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तो भाई हम फ्यूल सेल की मदद से भाई हम जो स्मॉल डिवाइस है, लैपटॉप एंड कंप्यूटर, उनको भी चला सकते हैं, है ना, उनको भी चला सकते हैं। एक ये हो गया। और भाई फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ DC, नॉट अ AC। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल सेल, द फ्यूल सेल एमिट हीट एंड वाटर बाय प्रोडक्ट। देखो अब जो 2015 में जो PYQ, जिस व्यक्ति ने 2010 का क्वेश्चन कर लिया होता ना, जिस व्यक्ति ने 2010 का क्वेश्चन कर लिया होता, वो व्यक्ति 2015 का क्वेश्चन कर लेता, है ना, मतलब उसे हेल्प हो जाती। और जो व्यक्ति और देखो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये वाली टर्मिनोलॉजी, ये स्टेटमेंट 3, ये प्योरली उठा के इसने PYQ की पहली स्टेटमेंट से दे दी। क्योंकि यार मेरे को जानते हो क्या लगता है कि UPSC इतना वाइड पूछता है अपने PYQ में भी कि मतलब जो एडवांस, जैसे कोई है, जैसे कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है, या ऑनगोइंग न्यूज़ है, या ऑनगोइंग कोई चीज़ चल रही है, उसको पूछ लेगा। अब वो जब तक जब उसके एडवांस फॉर्म होते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ चल रही है वो चीज़ 2 साल 3 साल में, या कोई न्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और न्यूज़ भी स्पेशली ये वाली न्यूज़ कि ये इनमें आए दिन रिसर्च हो रही है, तो इनको लेकर पूछता है। अब देखते हैं फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉजिक। हाइड्रोजन इज अ कंबंशेबल गैस विच प्रोड्यूस एनर्जी लाइक natural gas and LPG. Thus just like them, it can also be used in an internal combustion engine and heat generation. Statement 3 is directly from PYQ. ये तो मैंने बोला ना, है ना। This makes all statement correct and give us option C. Hydrogen can be used directly in internal combustion engine, just as a gasoline, natural gas. However, internal combustion engine, NOx, nitrous oxide, unlike fuel cell, they produce only water. which produce only water. ठीक है, ये मतलब जो बाकी वो एमिशन करते हैं, ये बस वाटर प्रोड्यूस करते हैं।
हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड इन एग्जिस्टिंग पाइपलाइन एंड टरबाइन फॉर पावर जनरेशन। अब जैसे पावर जनरेशन ये कैसी करता है, ये डीसी वाली करता है पावर जनरेशन। हाइड्रोजन इज ए की फ्यूल फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हाइड्रोजन का ना हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी से जो आप काम करना चाहो वो आप कर सकते हो, चाहे उससे आप कुछ भी कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी करते हैं, इसमें जीरो एमिशन होता है, महंगी है, परंतु सबसे ज़्यादा इस टाइम ग्रे हाइड्रोजन यूज़ हो रही है। इसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का यूज़ होता है, जिसमें नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। इसमें कोई कैप्चर नहीं करते, हाई CO2 एमिशन होता है, और इस टाइम ये यूज़ हो रही है। और एक है ब्लू हाइड्रोजन में स्टीम नेविगेशन रिफॉर्मिंग का यूज़ होता है, ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग का यूज़ होता है, यूजिंग नेचुरल गैस, है ना। इसमें CO2 कैप्चर होता है, ये थोड़ा एमिशन होता है, बट उसकी तुलना में कम होता है, ग्रे की तुलना में कम होता है। अब हाइड्रोजन फ्यूल एंड बैटरी फ्यूल व्हीकल। अब जैसे इसमें केवल एक ही चीज़ काम वाली है कि ना, इसकी एक तो हाइड्रोजन वाले की एक तो लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर है, लो इफिशेंसी है। देन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन। ये ठीक है, ये टर्म पूछ सकता है, बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे रोल एक, ये तीसरा पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले चौथा पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एक डायरेक्ट DRI होता है, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्रोसेस होता है, जिसमें उसमें अगर हम हाइड्रोजन का यूज़ करें तो ब्लास्ट फर्नेस में जिसमें CO2 निकलती है, वी कैन रिप्लेस विद हाइड्रोजन कोक इन DRI डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्रोसेस में, है ना। उससे कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। एक इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हेबर बोश प्रोसेस होता है, जिसमें अमोनिया का यूज़ होता है। अमोनिया हाइड्रोजन का एक सिस्टम मान लो, है ना। रिक्वायर्ड मेथनॉल, पेट्रोल, ठीक है। हेबर बोश प्रोसेस, अब ये पूछ सकते हैं हेबर बोश प्रोसेस का संबंध किससे है, हम बोल देंगे भाई केमिकल इंडस्ट्री से है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में ना एक होता है क्लिंकर प्रोडक्शन होता है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन का, हाई टेम्परेचर फॉर हीट सोर्स, रिप्लेस फॉसिल फ्यूल, ठीक है। यार देखो, अगर हम इनका यूज़ करने लग जाएँ, जो वो फॉरेन कंट्रीज में होती रहती हैं, जो वो यूरोपियन जो यूरोप ने हम पे वो लगाया है ना, इनमें टैक्स वैक्स लगाया है, वो हट जाएगा। ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड इन फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। ये सिंपल है। सॉलिड ऑक्साइड एंड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। सॉलिड ऑक्साइड में हाई टेम्परेचर चाहिए, बेस्ट है, और हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई एफिशिएंट है, और मतलब ये सब कुछ कर सकता है, बस स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना। स्टेशनरी पावर के लिए बेस्ट है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, सुटेबल फॉर कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन, ठीक है। प्रोटीन मेम्ब्रेन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर प्योर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाई पावर डेंसिटी, क्विक स्टार्टअप, ये जल्दी स्टार्टअप हो जाता है। प्रोटीन एक्सचेंज वाला यूज इन ऑटोमोबाइल, पोर्टेबल एप्लीकेशन, बैकअप पावर। पर जो मेम्ब्रेन के कारण ना, मेम्ब्रेन जल्दी डिग्रेड हो जाती है, इसके कारण इसका टाइम पीरियड कम है। थैंक यू।